नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। पानीपत में 24 अप्रैल यानी कि आज गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने सबसे पहले गुरु के आगे माथा टेका और साथ ही गतका खेला। इस दौरान डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ प्रशासनिक अफसरों के अलावा सांसद संजय भाटिया भी समारोह में मौजूद रहे। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं सीएम का स्वागत भव्य तरीके से किया गया और दूसरी तस्वीर में सीएम को पुस्तक भेंट की गई। तो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीएम ने गतका भी खेला और ये चौथी तस्वीर जहां पर सीएम मनोहर लाल माथा टेकते हुए। 400वें प्रकाशोत्सव के मौके पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच अज गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला जिहड़ा प्रकाश उत्सव असी मना रहे हैं, उहदे औरे दे प्रभाव विच, उहदे असर विच मंच से विराजमान साढ़े संत साहिबान, ग्रंथी साहब, साढ़े वख-वख पार्टियां दे अड-अड जगह तो आए हुए सारे नेतागण ते लखां दी संख्या विच अज इत्थे जिथों तक नज़र दौड़ाइए उतों तक साड़ी साध संगत दिख रही है, विराजमान है। और अजे तो पता लग रहा है कि कुछ सड़कां जे जाम ने, अजे लोग इत्थे पहुंचे भी नहीं हैं। मैं इस सब साध संगत नूं जी आयां नूं कहना, प्रणाम करना, सब दा स्वागत करना। सीएम मनोहर लाल की ये बड़ी बातें आपको दिखा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर को हम याद कर रहे हैं, गुरु तेग बहादुर को नमन सीएम मनोहर लाल ने किया। इसी के साथ उन्होंने कहा हमारी पहचान गुरुओं का योगदान, और गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा द कश्मीर फाइल्स का उन्होंने इस बीच जिक्र भी किया। फिल्म में कश्मीर की सच्चाई दिखाई गई, ये उन्होंने कहा। साथ ही कहा गुरु जी ने धर्म के लिए बलिदान दिया है। सीएम मनोहर लाल की ये बड़ी बातें। गुरु तेग बहादुर मुगलों से डट कर लड़े और हमें उनकी देशभक्ति की लौ जलाए रखनी है। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने घोषणाएं भी की। मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया और गुरु जी के नाम पर कॉलेज बनाने का ऐलान भी किया। वहीं पानीपत में 24 अप्रैल यानी कि आज गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज भी जो उस समय 400 साल पहले जब उनका जन्म हुआ, 350 साल पहले जब उनकी शहादत हुई, उस समय की जो उनके विचार थे, वो विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। देश और समाज की चिंता करने वाले लोग लगातार उनकी शिक्षा पर प्रेरणा लेकर के उनकी शिक्षा पर चलें, यही मेरी सब लोगों से अपील है। यमुना वैसे तो जो धर्म पातशाही जो ग्रंथ गुरु साहब हैं, उन सब गुरुओं के नाम से हमने बहुत सी योजनाएं पहले भी उनके नाम रखे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, सड़कें हैं, प्रोग्राम्स हैं। लेकिन आज जो 4 चीजें मैंने कही हैं, उसमें से एक तो जिस मैदान पर हम खड़े हैं, ये मैदान जो है गुरु साहब के नाम से, गुरु तेग बहादुर जी के नाम से ही इसका समागम स्थल ये जो रहेगा। इस स्थल पर जब भी किसी को जानकारी लेनी होगी तो गुरु तेग बहादुर जी स्थल इसका नाम रहेगा। यहाँ से और मेन रोड जहाँ से लोग पब्लिक आई है, पैदल आई है, उस मार्ग का नाम भी गुरु तेग बहादुर सिंह मार्ग रखा जाएगा। और इसी प्रकार जो शस्त्र गुरु तेग बहादुर जी के सासाराम बिहार से आए हैं, जो यहाँ सजे हुए हैं,
उनकी यात्रा सारे देश भर में निकाली जानी है। तो उसके लिए वाहन की जो आवश्यकता थी, अभी तक वो जो शस्त्र हैं वो सब ट्रेन के द्वारा लाए जाते हैं, ट्रेन के द्वारा छोड़ के आए जाते हैं। लेकिन देश भर में भ्रमण करने के लिए गाड़ी की जो आवश्यकता थी वो हरियाणा सरकार से एक गाड़ी भी उनको दी जाएगी। और यमुनानगर में जो मेडिकल कॉलेज हमारा प्रस्तावित है, जो 3 महीने के अंदर अंदर जिसकी नींव की पत्थर रख दिया जाएगा, उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर ही रखा जाएगा। देखिए, हमने एक योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, जिसके अंतर्गत पहले भी हम कई कार्यक्रम कर चुके हैं। गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाशोत्सव, गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल प्रकाशोत्सव, और ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी के जो जयंतियां मनाते हैं, गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं, भगत कबीर की मनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की मनाते हैं, और भी कुछ महापुरुषों की जयंतियां अगर उस कार्यक्रम के अंतर्गत मनाने की आवश्यकता महसूस होगी तो उनके विचार प्रसार के लिए वो सब कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत किए जाए। वहीं अम्बाला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान देश भर से फरियादी हजारों की संख्या में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। गृह मंत्री ने जनता दरबार में कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि काम न करने वाले अधिकारी अपना रवैया बदल दें, क्योंकि अब उनको काम करना पड़ेगा। साथ ही कहा कि उनको जनता की समस्याएं भी सुननी पड़ेगी, क्राइम पर भी रोक लगानी पड़ेगी। खास बात यह रही कि उन्होंने अम्बाला कैंट के रेहा कॉलोनी में नशा तस्कर के मकान पर बुलडोजर चलने का उदाहरण देते हुए पूरे हरियाणा में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रकार का जो भी कार्य करेगा उस पर कार्रवाई करें। पंजाब सरकार अभी उनको पूरे राजनीतिक मुद्दों की जानकारी है। उनको ये पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ का मुद्दा SYL के पानी और हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। उनको इसका मालूम नहीं था। वो चंडीगढ़ लेना है तो SYL का पानी आपको देना पड़ेगा। उनको इसका पता नहीं। वहीं लोहारू के सिरसी गांव कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने फूलमाला और पगड़ी से मंत्री जेपी दलाल का स्वागत किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री दलाल ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरियों की बजाय यहां पर रोजगार पर बल देना चाहिए। किसानों से अनुरोध किया है कि वो परंपरागत खेती की बजाय पॉली हाउस और नेट हाउस बनाकर सब्जी बागवानी का उत्पादन करें। किसानों के फसल उत्पादन MSP से ज्यादा रेट पर खरीदे जा रहे हैं और इससे किसानों की आय बढ़ेगी, जीवन खुशहाल होगा, आर्थिक हालात सुधरेंगे। इस मौके पर गांव सिरसी के प्रगतिशील किसान अमित कुमार ने कृषि मंत्री को ऑर्गेनिक पद्धति से तैयार सब्जियां टोकरियों में भेंट की। आज सिरसी गांव में हमारे नौजवान भाई ने ये एक नया उपक्रम शुरू किया है, जो यहाँ के स्थानीय लकड़ी से, स्थानीय कारीगरों से फर्नीचर का कारोबार शुरू किया है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ और सब नौजवानों से, हमारे पढ़े लिखे बच्चों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो पॉली हाउस लगाएं, मल्चिंग का काम करें, पशुपालन पर ध्यान दें, सरकार की सब्सिडी का फायदा उठाएं। वहीं पंजाब कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर गवर्नमेंट की तरफ से किसानों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है और बहुत से किसानों के खिलाफ वारंट भी जारी हुए हैं। इस मामले में एडवोकेट रणधीर सिंह से खास बातचीत की हमारे पंजाब के ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा ने। आप भी सुनिए। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार किसानों के खिलाफ, एक तरफ तो 2000 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज होने की बात पंजाब में बहुत तेजी से फैल रही है, उनके अरेस्ट होने की खबरें आ रही हैं, और तो दूसरी तरफ जो वकील हैं उनकी मांग ये है कि किसानों के खिलाफ जो केस हैं वो रद्द होने चाहिए और जो खास तौर पर कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने केस कर रखे हैं वो खत्म होने चाहिए। तो हमारे साथ रणधीर सिंह जी हैं जो कि पेशे से एडवोकेट है। रणधीर जी बहुत बहुत थैंक यू सर। रणधीर जी, सबसे पहला सवाल, देखिए 2000 लोगों के, किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जो अब उनके अरेस्ट वारंट निकले थे,
तो क्या कहेंगे रणधीर जी, किसान लगातार ये एफआईआर का केस नहीं है। इसमें क्या है कि एक्ट में प्रावधान है, यदि समय पर ऋण नहीं दिया तो उसके अरेस्ट वारंट निकाल कर उसको अरेस्ट किया जाता है। ये पंजाब में कानून एग्जिस्ट करता है। ऐसा कानून हरियाणा में भी था, जहां विरोध के बाद हरियाणा सरकार ने उस कानून को कुछ साल पहले वापस ले लिया था। हमारा मुद्दा है कि आज जो किसानों को वारंट निकाल रहे हैं, चाहे माननीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दे दिया कि इनको किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है हरियाणा पंजाब के कृषि मंत्री का, लेकिन हम चाहते हैं उस कानून को रिपील करने की आवश्यकता है। किसानों के सिर पर ये जो तलवार लटकी है अरेस्ट करने वाली, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो रिकवरी करने का प्रावधान है वो बिल्कुल गलत है, अन्यायपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है और असंवैधानिक प्रावधान है, जिस प्रावधान को तुरंत प्रभाव से जो नई जनता की प्रतिनिधि सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके सामने एक अवसर है उस कानून को खत्म करने का। ये हमारा मुद्दा है। जी 80,000 रुपए के लिए भी खुदकुशी जो है किसान कर रहा है। 80,000 अगर किसी बैंक के देने हैं, आपको नहीं लगता सबसे पहले किसान को जागरूक भी होना पड़ेगा? जागरूक करने की आवश्यकता है सरकारों को, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जहां तक सुसाइड की बात है, किसान आज बहुत बड़े दबाव में है। उनके बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी बच्चे रोजगार न होने की वजह से नशे की लत में चले गए। एक तरफ बढ़ता बोझ और उनके आत्मसम्मान की बात है। यदि किसान के घर जाके कोई लोन ना देने की वजह से उसका गांव में जुलूस निकालता है, उसके पास जाता है कि तुमने कर्जा नहीं दिया, बार बार वो स्ट्रेस में आ जाता है और किसान कई बार अपने समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए सुसाइड कर लेता है। जागरूकता की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी जो ग्राम पंचायत हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं गाँव में, उनको समझाने की आवश्यकता है। साथ साथ कानून में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता है। कई बार किसान ने 10,000 रुपए लोन लिया तो उसका 30, 40, 50,000 रुपए ब्याज लगा के बन जाता है, जो इसकी देने की स्थिति में नहीं है। कृषि का व्यवसाय लगातार घाटे का व्यवसाय है। कृषि के दाम, जो फसल के दाम है, किसान निश्चित नहीं कर सकता, वो ऑलरेडी निश्चित है और कई बार तो मुनाफे की बजाय कई बार घाटा होता है किसान को, और उस घाटे की वजह से भी किसान सुसाइड करते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, सिक्योरिटी चेक दे रखे होते हैं कोऑपरेटिव मतलब बैंक को, तो किसान को ये भी बड़ा डर रहता है कि एक तरफ तो बैंक के पैसे देने, दूसरा चेक बाउंसिंग का भी खतरा है, क्योंकि आज कानून जो है बहुत ज्यादा बदलाव किए गए, संशोधन किए गए हैं कि चेक बाउंसिंग अगर होती तो ये भी कारण है। आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी चेक देना कहाँ तक वाजिब? बिल्कुल, चेक लेना बिल्कुल वाजिब नहीं है, बिल्कुल गलत है। कानून के हिसाब से जब कृषि योग्य भूमि मॉर्टगेज की जाती है, उसके लोन के एग्रीमेंट किए जाते हैं, तो दोहरी मार है किसान पर। एक तरफ तो रिकवरी का डर और दूसरी तरफ चेक लेकर उनको क्रिमिनल केस डाल दिए जाते हैं, जिसमें किसान को जमानत करानी पड़ती है और काफी भारी खर्चा कोर्ट्स का उठाना पड़ता है। एक किसान के लिए खतरनाक स्थिति है। हमारी ये मांग रही है, हमने लिखा भी है कि किसी भी किसान से जब लोन दिया जाता है उससे ब्लैंक चेक, किस तरह के चेक न लिए जाएं। ये किसी और बिजनेसमैन से ऐसे चेक नहीं लिए जाते। जो बड़े इंडस्ट्री के लोन देती है बैंक्स, चाहे 100 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, किसी चेक लेने का प्रावधान नहीं है और किसान पर यह मार है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रणधीर सिंह जो कि एडवोकेट हैं और जिन्होंने कहा कि किसानों ने जो लोन ले रखा है, जो जितना भी कर्ज ले रखा है, उसे तुरंत प्रभाव से माफ तो किया ही जाना चाहिए और साथ ही किसानों पर जो मुकदमे हैं वो भी कैंसिल किए जाने चाहिए और जो सिक्योरिटी चेक है वो बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं कि पंजाब सरकार, क्योंकि अभी हाल ही में जो वारंट इशू हुए थे उस पर रोक जो है वो लगा दी है, भगवंत मान ने तुरंत आदेश जारी किए। अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले समय में किसानों को रिलीफ दिया जाएगा, क्या पंजाब सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन नरदीप के साथ मैं स्वर्ण। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। विभूषित शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती से पंजाब ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बावा ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और क्या कुछ कहा विभूषित शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने, आप भी सुनिए। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय देश में एक बात अगर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है कि देश में हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द घोषणा होनी चाहिए। आज इसी संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं स्वामी शंकराचार्य जी से, जो खास तौर पर हर खबर पर मौजूद हैं। आचार्य जी प्रणाम। आशीर्वाद, मंगल, कल्याण, अभ्युदय, सुख, शांति, समृद्धि। स्वामी जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न, आज देश में हर जगह, देश के कोने कोने से यही आवाज आ रही है कि बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र जो है घोषित कर देना चाहिए, लेकिन ऐसी भी कई राजनीतिक धड़े भी हैं, पार्टियां भी हैं
जिनका कहना है कि देश हमारा केवल एक साथ मिलजुल कर हम रहते हैं इसलिए पहचान है, और अगर राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो वो एकाग्रता पर कहीं ना कहीं, अगर एकाग्रता रही होती तो भारत का विभाजन नहीं हुआ होता। आज पाकिस्तान या बांग्लादेश का निर्माण बर्मा, म्यांमार, भूटान या ईरान, इराक नहीं बना होता। तो भारत में जब जब हिंदू समाज या सनातन धर्मावलंबी अल्पसंख्यक जहां हुए, वहीं से आवाज होती कि हमारा विभाजन कर दो, हमको अलग कर दो। तो ये 1947 में ही अगर वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देश पाकिस्तान बन सकता है तो उसी समय भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, चलो जो हुआ सो हुआ। अब सरकारों का कर्तव्य है, दायित्व है, जितना जल्दी हो सके लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर, आज की जो परिस्थितियां हैं, 89-90 में सेनाएं थी, सब कुछ था, कश्मीर से सनातनी भगाए जाते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ नाजायज कृत्य होता है, सेना भी थी, सरकारें भी थी। और अभी हनुमान जयंती, रामनवमी की जयंती पर हिंदुओं पर पथराव होता है, लाठी चलती है, गोलियां चलती हैं, दुकानें फूंक दी जाती हैं। तो अब जरूरी है और उसके लिए यात्राओं की जरूरत है, सनातनियों को संगठित होने की जरूरत है और अपनी उपासना को प्रबल और प्रखर करने के लिए हमारे प्रवीण कुमार जी यहाँ भगवती 10 महाविद्याओं में से बगलामुखी मंदिर का निर्माण किया है, जिसके लिए कल यहाँ संत सम्मेलन आदि रखा गया है। सम्मेलनों के माध्यम से और हमारे जगत गुरु पंचानन गिरी हिमाचल, पंजाब, कई जगह पद यात्राएं करवा रहे हैं और यात्राओं के माध्यम से सनातनियों को संगठित, एकबद्ध और जागृत होने की जरूरत है। आज की इन विषम परिस्थितियों में सिख, जैन, बौद्ध और सनातनी अगर एक हो जाएगा तो इन समस्याओं से हम छुटकारा पाएंगे और इनका सबका एक ही आधार है कि भारत जितना जल्दी हो सके वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आपको क्या लगता है स्वामी जी, मेरा आखिरी सवाल है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते क्या ये संभव है या 2014 से ही इस बात ने ज्यादा तूल पकड़ी है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? सब संभव है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री 370 खत्म कर सकते हैं, नोटबंदी कर सकते हैं, तो अगर उनकी इच्छा हो जाए, वैसे संविधान यहाँ का सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष, और अगर पूर्व में ले ले अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर राजतंत्र घातक था, भारत का राजतंत्र खत्म कर दिया, लेकिन राजतंत्र कितना बुरा रहा हो, 1 महीने के अंदर न्याय मिल जाता था। और अगर राजतंत्र घातक था तो इंग्लैंड का राजतंत्र आज तक क्यों चल रहा है? इंग्लैंड का भी राजतंत्र खत्म होना चाहिए और भारत में संभव है। हम भगवती बगलामुखी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री की चित्त वृत्ति को परिवर्तन करे, प्रकृति को परिवर्तन करे और भारत जितना जल्दी हो सके हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और उसके लिए हम शक्ति की उपासना करते हैं, साधना करते हैं और बगला ये कार्य हर परिस्थिति में संभव कराएगी। हमारे साथ शंकराचार्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के रहते धारा 370 अगर समाप्त हो सकती है, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है, तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो सकता है। क्योंकि आए दिन हिंदुओं पर कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए जाते हैं हिंदू, और अगर शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उस पर पथराव होते हैं। तो इसी के बीच संत समाज को एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा और इस आवाज को बुलंद करना होगा कि जल्द हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो, ताकि सभी, ऐसा संत समाज का कहना है कि सभी लोग सुरक्षित इस देश में रह पाएं। बहरहाल आखिरकार आम नागरिक क्या चाहते हैं, हमारा प्रयास होगा आम लोगों की राय भी जाने। आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण, चंडीगढ़ से। वहीं फतेहाबाद में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने एक विशाल सत्संग का आयोजन किया। वहीं सत्संग सुनकर हजारों लोगों ने बुराइयों से दूर रहने का संकल्प भी लिया, जैसे दहेज मुक्त शादी, नशा मुक्त समाज और अन्य सभी बुराइयों को छोड़ने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि 2014 के बाद से अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है।
मेरा संत, मेरा दास। तो संत रामपाल जी महाराज आज दुनिया के अंदर ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो कुरीतियों को खत्म किया जा रहा है। जैसे दहेज मतलब शादियाँ होती है, जैसे हमारे एक प्रचलित रिवाज है कि मृत्यु भोज भी किया जाता है, वो बंद किया जाता है हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और दूसरी बात ये है, नशा आज हमारी दुनिया के नौजवानों को खाया जा रहा है, वो बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। और उनके खत्म होने से समाज के अंदर जो शांति और मिल रही है ना, उसके सुखी हो रहे हैं। उस कारण से आज कौन नहीं चाहेगा कि सुखी ना हो। तो उजड़े हुए परिवार भी बहुत ही सुखी हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के। बुड़ैल जेल के बाहर टिफिन बम मिलने से एक बार फिर सनसनी मच गई। आपको बता दें कि देर रात लगभग 11:30 बजे तक आर्मी की टीम का ऑपरेशन चलता रहा। फिलहाल बुड़ैल जेल को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। साथ ही बैरिकेडिंग कर टिफिन बम मिलने वाली सड़क को आम पब्लिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड भी पहुंचा। आपको बता दें विस्फोटक सामग्री को रेत की बोरियों से ढक दिया गया। घटनास्थल पर पूरी रात पुलिस की टीम मौजूद रही। वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 49 थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ पुलिस पता लगा रही है कि आखिर कौन वहां पर विस्फोटक सामग्री रखकर गया है। मामले में पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि इस हाईटेक जेल में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्या दोषी समेत कई खूंखार गैंगस्टर कैद हैं। पलवल में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के दिशा निर्देश के अनुसार शहर थाना प्रभारी ने थाने में पार्षदों, सरपंचों और समाज के यहां पर मैजिज लोगों की बैठक ली। इस दौरान थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने कहा कि जिले को अपराध मुक्त बनाया जा सके, इसके लिए क्षेत्र के 40 मैजिज लोगों की कमेटी बनाई गई है। थाना प्रभारी ने बैठक में मौजूद लोगों से शहर में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, नशीली दवाइयां और मादक पदार्थों की बिक्री पर चर्चा करते हुए कहा कि शहर में फैल रही बुराइयों को जनता के सहयोग से ही खत्म किया जा सकता है। इसलिए उनके क्षेत्र में कोई भी इस तरह के गैर कानूनी कार्य करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं बैठक में मौजूद सभी लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए जिला पुलिस का ये कदम सराहनीय बताया। एसपी साहब श्री राजेश दुग्गल के आदेश अनुसार ये एक हम कमेटी बना रहे हैं जो लगभग 40 लोग इस कमेटी में हमने जोड़े हैं। शांति कमेटी, इसका ये होगा भी कोई सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो उसमें इनकी हम हेल्प लेंगे और जो छोटे मोटे माइनर वो हैं उनका कंप्रोमाइज के लिए इनका सहयोग लेंगे और समय समय पर इनकी मीटिंग। और इनको कहा गया भाई इनके इलाके में कहीं शराब, गांजा समेत कोई भी मादक पदार्थ बिकता है तो मेरे को तुरंत सूचना देंगे। तो समाज के काफ़ी प्रबुद्ध लोगों के पादली से, गोयरा से, ककराली से, हमारे शहर के वार्डों से ये कुछ गणमान्य लोग इन्होंने बुलाए थे। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि कुछ मुकदमे ऐसे आजकल हो रहे हैं जो झूठे मुकदमे करा दिए जाते हैं और पुलिस पे लोग शक करते हैं क्योंकि पुलिस की थोड़ी छवि बिगड़ी हुई है। तो हम आप जैसों का एक ऐप बनाकर और इस सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। तो इसमें हम कुछ लोगों को, समाज सेवियों को बुलाया था। हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है और जैसे भी जहांगीरपुर में कांड हुआ तो हमने भी एक मांग रखी है कि जो झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, अवैध बस रही हैं, इन पे एक्शन एसडीएम ने अभी लिया है तो इन पे भी ज़्यादा एक्शन लिया जाए कि ऐसा बवाल खड़ा ना हो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।